नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कुदरत की जंग पार्ट 2। स्थान ग्रहण करने के पश्चात चंद्रकांत विधोत्मा से बोला, राजकुमारी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में ही मेरा प्रश्न छिपा है, अतः आपको उसी का उत्तर देना है। किसी गांव में धनराज नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके रामराज और श्यामराज नाम के 2 पुत्र थे। तीनों बाप बेटे मिलकर अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करते थे। बड़े भाई रामराज का विवाह हो चुका था और उसके 2 बेटे थे, जबकि छोटा भाई श्यामराज अभी कुंवारा था। सारा परिवार आपस में हिल मिलकर रहता था। एक बार धनराज बीमार पड़ा और उसके बचने की कोई आशा न रही। तब उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, मैं अब बचूंगा नहीं। मेरे मरने के बाद बंटवारे को लेकर तुम दोनों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो, इसलिए मैं आज अपनी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर बांट देना चाहता हूँ। उसने उसी दिन अपनी सारी जमीन जायदाद को अपने दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। उसी रात धनराज का देहांत हो गया। अगले दिन प्रातः बड़े दुखी हृदय से उसके बेटों ने उसका अंतिम संस्कार किया। पिता की मृत्यु के पश्चात दोनों भाई अपने अपने हिस्से में आए खेतों में खेती बाड़ी करने लगे। बंटवारा होने के बावजूद भी दोनों भाइयों में अत्यधिक स्नेह था। दोनों भाइयों के खेतों में अगनी की फसल भरपूर हुई। धान की फसल से दोनों भाइयों के खलियान भर गए। इस बार रामराज और श्यामराज के खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। क्यों न हो, दोनों भाई अपने अपने खेतों में अत्यधिक मेहनत जो करते हैं। दोनों भाई रात को अपने अपने खलियानों पर ही सोते थे। एक रात अचानक ही श्यामराज के मन में यह विचार आया, कितना कठोर दिल और मतलबी हूँ मैं। मेरे यहाँ अभी खाने वाला ही कौन है जो इतना सारा धान ढोकर अपने घर ले जाऊं। हाँ, भाई के छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत रहती होगी। क्यों न अपने खलियान से एक बोरी धान बड़े भैया के खलियान में रखाऊं। यह सोच श्यामराज ने अपने खलियान में से धान की एक बोरी उठाई और उसे रामराज के खलियान में रखने चल पड़ा। तत्पश्चात वापस अपने खलियान में आकर सो गया। दिन निकलने पर अगले दिन रामराज ने अपने खलियान में रखी बोरियों की गिनती की तो दंग रह गया। अरे, यह क्या, धान की बोरी उतनी की उतनी ही है जितनी कल रात थी। उधर श्यामराज का भी यही हाल था। अरे, बोरी तो पूरी की पूरी है, जबकि धान की एक बोरी कम होनी चाहिए थी। फिर यह क्या रहस्य है? इतनी कहानी सुना चंद्रकांत ने विधोत्मा की ओर देखते हुए उससे कहा, राजकुमारी जी, श्यामराज ने अपने भाई के खलियान में धान की एक बोरी रख दी थी, फिर भी उसकी धान की बोरी उतनी की उतनी ही थी। उधर रामराज के खलियान की बोरियों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। उसके खलियान में भी धान की बोरियां उसके हिसाब के अनुसार ठीक ही थी। इन सब प्रश्नों का एक प्रश्न बनाकर मैं आपसे पूछता हूँ कि धान की बोरियों का यह कैसा रहस्य था? चंद्रकांत की बात सुनकर विधोत्मा मुस्कुराई। तत्पश्चात एक कागज पर उसने कुछ लिखा और उस कागज को चुपचाप चंद्रकांत की ओर बढ़ा दिया। चंद्रकांत ने उस कागज को लेकर पढ़ा। युवक, बड़ा सरल प्रश्न पूछा है तुमने तो। इस प्रश्न का उत्तर मैं तो क्या, मेरा पंखा झलने वाली दासी ही बड़ी आसानी से दे देगी। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं अपना मौन व्रत नहीं तोड़ूंगी। इस प्रश्न का उत्तर तुम मेरी दासी से पूछ सकते हो। पत्र पढ़कर चंद्रकांत ने अविश्वास से दासी की ओर देखा। दासी, राजकुमारी जी चाहती हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दोगी। राजकुमारी जी का आदेश सिर माथे पर। मान्यवर, आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपके द्वारा अधूरी छोड़ी गई कहानी को पूरी करते हुए ही दूंगी। सुनिए। जिस रात श्यामराज अपने भाई के खलियान में एक बोरी धान की रख आया था, उसी रात रामराज के मन में भी यही बात उठी थी। कहते हैं बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। मुझे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए। इस बार पैदावार अच्छी हुई है, क्यों न मैं अपने खलियान में से धान की एक बोरी श्यामों के खलियान में रखाऊं। सो वह भी उसी रात अपने खलियान में से धान की एक बोरी श्यामराज के खलियान में रख आया था। जरा सी भी आहट न होने दूं, वरना अगर श्यामू जाग गया तो वह हरगिज मेरी धान की बोरी अपने खलियान में न रखने देगा। मान्यवर, यही कारण था कि अगले दिन गिनती करने पर
दोनों भाइयों के खलियानों में रखी बोरियों की गिनती न कम हुई न बढ़ी। इस प्रकार यह खेल कई रातों तक चलता रहा। आखिर एक रात जब दोनों भाई अपने अपने खलियानों में से धान की एक एक बोरी उठाए एक दूसरे के खलियानों में रखने जा रहे थे तो एक दूसरे से टकरा गए। भैया, बोरी लेकर कहाँ जा रहे हो? और तुम कहाँ जा रहे हो? दोनों धान की बोरी फेंक कर एक दूसरे के गले लग गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। और मान्यवर, दोनों भाइयों के खलियानों में धान की बोरियों की संख्या क्यों नहीं घटती थी, यह भेद बिना कहे दोनों भाइयों पर खुल गया। दासी, निश्चय ही तुमने मेरे प्रश्न का बड़ी बुद्धिमानी से सही उत्तर दिया है। अब चंद्रकांत ने विधोत्मा से कहा, राजकुमारी जी, आज मैं आपका मौन व्रत न तोड़वा सका, इसका मुझे खेद है, पर मैं वचन देता हूँ कि कल मैं आपका मौन व्रत तोड़वा कर ही रहूंगा। तो क्या नवयुवक, तुम कल भी राजकुमारी से कोई प्रश्न पूछोगे? हाँ महाराज, मैं अभी निराश नहीं हुआ हूँ। तब ठीक है, तुम आज रात हमारे राजकीय अतिथि गृह में ही ठहरो। कल हम फिर तुम्हें राजकुमारी के पास लेकर आएंगे। उस रात चंद्रकांत ने राजकीय अतिथि गृह के कक्ष में कात्यायन ऋषि का स्मरण किया। ऋषिवर, आज तो मैं अपने कार्य में सफल न हो सका। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कल मैं राजकुमारी विधोत्मा का मौन व्रत तोड़वाने में सफलता प्राप्त करूं। तत्काल ही कात्यायन ऋषि उसके ध्यान में आए। चंद्रकांत, कल तुम राजकुमारी विधोत्मा से यह प्रश्न पूछना। कात्यायन ऋषि उसे प्रश्न के बारे में बताने लगे। अगले दिन चंद्रकांत फिर राजकुमारी विधोत्मा के सामने उपस्थित था। राजकुमारी जी, आज मैं फिर आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी में मेरा प्रश्न छिपा हुआ है, सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। कौशंबी नगर में दयाल नाम का एक भिखारी रहता था। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई। भीख मांगने पर उसे जो कुछ मिलता उससे वह अपना और अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। एक बार की बात है, कौशंबी में जबरदस्त अकाल पड़ा। धनिया, अब कौशंबी में रहना ठीक नहीं है। अब यहाँ कौन भिक्षा देगा? चलो किसी और नगर में चलते हैं। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। दोनों अपने बच्चों को साथ ले कौशंबी छोड़ चंपारण राज्य में जा पहुँचे। उस राज्य में चारों ओर संपन्नता छाई हुई थी, तो वहाँ के लोगों से मांगने पर दयाल को दिन में काफी सारी भिक्षा मिल जाती थी। ओह, इस राज्य में तो लोग दिल खोलकर भिक्षा देते हैं। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा भिक्षा मांग रहा था तो पास से गुजरते एक राहगीर ने उससे पूछा, भिखारी, तुम्हें तो दिन भर में काफी भिक्षा मिल जाती होगी, आखिर इतनी सारी भिक्षा का तुम क्या करते हो? भाई, मुझे दिन में जो भिक्षा मिलती है उसका एक हिस्सा मैं एक राक्षसी को दे देता हूँ, दूसरा हिस्सा किसी को उधार दे देता हूँ, तीसरा हिस्सा बहते पानी की धारा में बहा देता हूँ और चौथा हिस्सा मंदिर के देवता के भाग में खर्च कर देता हूँ। लोगों की समझ में उसकी बात नहीं आई। क्या अनर्गल बक रहा है तू? अच्छा बता, कहाँ है वह राक्षसी? कहाँ है वह कर्जदार? कहाँ है वह बहते पानी की धारा? कहाँ है वह मंदिर? भिखारी दयाल लोगों की ये बातें सुन चुप रहा। लगता है यह भिखारी पाखंडी है, इसे पकड़कर राजा के दरबार में ले चलो, वहाँ इसकी पोल खुल जाएगी। लोग उसे पकड़कर चंपारण के राजा के दरबार में लेकर पहुँचे। कौन है ये? इसे तुम लोग यहाँ क्यों लाए हो? महाराज, हमें यह कोई बहुत बड़ा पाखंडी लगता है। उस आदमी ने राजा को भिखारी दयाल के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानने के पश्चात राजा को भी दयाल की कही बातों का मतलब समझने में नहीं आया। भिखारी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ समझा कर कहो, वरना हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इतनी कहानी सुना चंद्रकांत विधोत्मा से बोला, राजकुमारी जी, राजा को दयाल ने क्या उत्तर दिया? क्या राजा ने दयाल को मौत के घाट उतार दिया? यही है मेरा आज का प्रश्न, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तब विधोत्मा ने अपनी दासी की ओर देखा तो वह निराशा भरे स्वर में विधोत्मा से बोली, क्षमा करिए राजकुमारी जी, आज का प्रश्न कठिन है, इसलिए आज मैं इस प्रश्न का उत्तर न दे सकूंगी। यह सुन विधोत्मा सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के पश्चात, युवक, तुम मेरा मौन व्रत तुड़वाने में सफल हुए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देती हूँ। राजा की बात सुनकर दयाल बोला, हे राजन, मैंने कहा था कि अपनी भिक्षा का एक हिस्सा मैं राक्षसी को देता हूँ। राजन, मेरी स्त्री ही वह राक्षसी है।
उसे सिर्फ खाना, पहनना और सोना ही आता है। दिन भर वह कुछ काम नहीं करती है। अच्छा, तुम उधार किसे देते हो? राजन, उधार मैं अपने बेटे को देता हूँ। अभी वह छोटा है। मैं अपने हाथ पैर चलाकर उसे खिलाता हूँ। जब मेरे हाथ पैर थक जाएंगे और वह जवान हो जाएगा, तब वह मुझे कमाकर खिलाएगा। इसे मैं उधार देना कहता हूँ। चलो, यह भी ठीक, लेकिन बहते पानी की धारा में भीख का तीसरा हिस्सा फेंकने का क्या मतलब है? राजन, मेरी एक लड़की भी है। भीख का तीसरा हिस्सा वह खा जाती है। अभी वह छोटी है। जब सयानी हो जाएगी और कमाने खाने योग्य होगी तो अपने पति के घर चली जाएगी। यह सब जानते हुए भी उसे खिलाने का मतलब बहते पानी में भीख का तीसरा हिस्सा फेंकना नहीं तो और क्या है? राजा बड़े ध्यान से दयाल की बातें सुन रहा था। बोला, अच्छा, यह बताओ, किस मंदिर के देवता को तुम प्रतिदिन भीख के चौथे हिस्से का भोग लगाते हो? राजन, यह अधम शरीर ही वह मंदिर है और मेरे प्राण उस मंदिर के देवता हैं। अगर मैं रोज इस मंदिर और देवता को भोग न लगाऊं तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। राजा भिखारी दयाल के जवाब से बहुत खुश हुआ। दयाल, तुम तो बड़े भारी पंडित मालूम पड़ते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? राजन, यह सब भगवान की माया है। कोई इसका भेद नहीं जान पाया है। उसके राज में पंडित भिखारी होता है और मूर्ख धनी। उसके राज में बगुला सफेद रंग का होता है और कोयल काली। उसके राज में पेड़ों में छोटे छोटे फल लगते हैं और बेलों में बड़े बड़े फल लगते हैं। राजन, भगवान की महिमा अपरंपार है, कहाँ तक बताऊं? भिखारी दयाल की चतुराई भरी बातों से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बहुत सी दान दक्षिणा देकर विदा किया। यह कह विद्योत्मा ने लजाकर अपनी नजरें झुका ली। राजा नाहर सिंह की खुशी का तो कोई पारावार ही नहीं था। युवक, तुमने मेरी पुत्री की कठिन व्रत को तोड़ा है, इसलिए आज से विद्योत्मा तुम्हारी हुई। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में विद्योत्मा व चंद्रकांत का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात, बेटा चंद्रकांत, विद्योत्मा के अलावा मेरी और कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपना सारा राज्य तुम्हें दहेज में देता हूँ। फिर नाहर सिंह चंद्रकांत को नाहरगढ़ का राजा बनाकर स्वयं तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए। विवाह के कई दिन बाद चंद्रकांत विद्योत्मा के साथ कात्यायन ऋषि के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। जाओ, 1 वर्ष के अंदर अंदर तुम्हारे यहाँ फूल सी बेटी जन्म लेगी। कात्यायन ऋषि का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। 1 वर्ष पश्चात रानी विद्योत्मा ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। रानी, हमारी बेटी फूल के समान कोमल है, इसलिए इसका नाम हम कमलनी रखेंगे। महाराज, आपने अपनी बेटी का बहुत सुंदर नाम सोचा है। दिन बीते, साल बीते, राजकुमारी कमलनी युवा हो गई। महाराज, हमारी बेटी कमलनी युवा हो गई है। अब इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढकर इसका विवाह कर देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानी, हम आज ही कात्यायन ऋषि के पास जाएंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से कमलनी का जन्म हुआ था। वे ही इसके लिए कोई योग्य वर बताएंगे। फिर चंद्रकांत उसी दिन कात्यायन ऋषि के पास पहुंचा। प्रणाम ऋषिवर। आओ चंद्रकांत, कहो, नाहरगढ़ में सब कुशल तो है? हाँ ऋषिवर, आपकी कृपा से वहाँ सब ठीक है। फिर इस समय तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ चंद्रकांत? ऋषिवर, राजकुमारी कमलनी विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए कोई योग्य वर बताइए। अच्छा, तो यह बात है। यह कह कात्यायन ऋषि ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। चंद्रकांत, कैसा विचित्र संयोग है। जिस राजकुमारी रतनमाला से तुम्हारा विवाह न हो सका था, उसके पुत्र विमल सेन के साथ ही तुम्हारी पुत्री कमलनी का विवाह होगा। क्या? चंद्रकांत, एक विचित्र बात और है। रतनमाला का बेटा विमल सेन जन्म से ही निपट अंधा है। तब तो हम कमलनी का विवाह विमल सेन के साथ कदापि न करेंगे। चंद्रकांत, तुम लाख इस विवाह को रोकने की कोशिश करो, पर यह विवाह होकर ही रहेगा। विधाता इस संबंध पर अपनी मुहर लगा चुका है। ओ ऋषिवर, यह तो आपने बड़ी विचित्र बात बताई है। चंद्रकांत बुरी तरह परेशान हो उठा। कुछ सोचकर वह कात्यायन ऋषि से बोला, ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे राजकुमार विमल सेन की आंखों की ज्योति लौट आए? उपाय तो है चंद्रकांत, पर बड़ा ही कठिन है। मुझे वह उपाय बताइए ऋषिवर। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं जान पर भी खेलकर उस कार्य को पूरा करूंगा। तो सुनो चंद्रकांत, नीलगिरी के ज्वालामुखी पहाड़ों के बीचों बीच
सर्पगंधा नाम का एक पेड़ है। उसके पत्ते लाल रंग के होते हैं। उस पेड़ के पत्तों के रस को यदि अंधे विमल सेन की आंखों में डाला जाए तो उसकी वीरान आंखों में ज्योति आ सकती है। ऋषिवर, मैं नीलगिरी के ज्वालामुखी पहाड़ों को पार करके सर्पगंधा के पेड़ के पत्ते अवश्य तोड़कर लाऊंगा। चंद्रकांत, एक बार फिर सोच लो, यह कार्य अत्यंत कठिन है। किसी ज्वालामुखी में गिरकर तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है ऋषिवर। तब ठीक है चंद्रकांत, तुम इसी समय नीलगिरी के ज्वालामुखी पहाड़ों की ओर चले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जब वहां से सर्पगंधा पेड़ के पत्ते लेकर वापस लौटो तो सबसे पहले मेरे पास ही आना। जो आज्ञा ऋषिवर। तत्पश्चात कात्यायन ऋषि को प्रणाम कर चंद्रकांत उसी समय नीलगिरी के ज्वालामुखी पहाड़ों की ओर चल पड़ा। कई दिनों के सफर के पश्चात वह नीलगिरी की पहाड़ियों के समीप जा पहुंचा। ओह, ज्वालामुखी कैसे धधक रहे हैं। घोड़े को उसने पहाड़ के नीचे ही छोड़ा और पैदल ही ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वह पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, ज्वालामुखी में से तेज लपट उठी। ओह, लपट से चंद्रकांत का सारा शरीर झुलस गया। पीड़ा को सहन करता हुआ वह किसी तरह आगे बढ़ चला। आह, पहाड़ों के पत्थर आग की तरह तप रहे थे, जिसके कारण उसके पांव के जूते जल चुके थे। फलस्वरूप उसके पांव में छाले पड़ गए थे। राह में पड़ते कई ज्वालामुखी के वारों को सहता हुआ जब वह सर्पगंधा के पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। आह, चंद्रकांत ने जैसे तैसे हिम्मत करके पेड़ पर से लाल रंग के पत्ते तोड़े। अब मुझे हिम्मत करके किसी भी तरह इन तपते पहाड़ों से नीचे उतरना है। गिरता पड़ता वह पुनः वापस लौट पड़ा। आह, पीड़ा से जान निकली जा रही है। तबीयत अत्यधिक खराब होने के कारण उसने सर्पगंधा पेड़ के पत्ते अपने वस्त्रों में रख लिए। जब वह पहाड़ों से नीचे खड़े अपने घोड़े के पास पहुंचा तो उसके हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके थे। आह, मेरे प्यारे घोड़े, अब तो मुझे जल्दी से कात्यायन ऋषि के आश्रम में ले चल। घोड़ा आज्ञाकारी था। तुरंत ही चंद्रकांत को ले वहां से चल पड़ा। जब उसका घोड़ा आश्रम में पहुंचा, चंद्रकांत, आखिर तुम अपने ध्येय में सफल होकर लौट ही आए। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। लेकिन कात्यायन ऋषि की बात का जवाब देने के लिए चंद्रकांत को होश कहाँ था। वह तो पीड़ा की अधिकता के कारण कब का बेहोश हो चुका था। कात्यायन ऋषि ने उसे घोड़े की पीठ पर से उतारा और उस पर अभिमंत्रित किया हुआ जल छिड़का। तत्काल ही चंद्रकांत पहले की भांति स्वस्थ हो गया। तब कात्यायन ऋषि ने उसे पुकारा, आंखें खोलो चंद्रकांत। चंद्रकांत ने तुरंत आंखें खोली। ऋषिवर, मैं ठीक कैसे हो गया? मेरा तो सारा शरीर ज्वालामुखी की तेज लपटों में झुलस गया था। बेटा, जब तुम आश्रम में आए थे तो तुम्हारी बुरी हालत थी। तुम होश में भी नहीं थे। मैंने तुम पर अभिमंत्रित जल छिड़का है, जिससे तुम पुनः स्वस्थ हो गए हो। चंद्रकांत, अब तुम शीघ्र ही नाहरगढ़ चले जाओ। वहां रानी विद्योत्मा बेचैनी से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। फिर ऋषिवर को प्रणाम कर चंद्रकांत उसी समय वहां से नाहरगढ़ चल दिया। नाहरगढ़ पहुंचकर उसने उसी समय मलेगढ़ के राजा अभयसेन को एक पत्र लिखा। तत्पश्चात उस पत्र को दूत को देता हुआ बोला, दूत, मलेगढ़ जाकर इस पत्र को वहां के राजा अभयसेन को दे आओ। वहां से लौटते समय तुम्हें राजा अभयसेन से इस पत्र का जवाब भी लाना है। जो आज्ञा महाराज। पत्र ले दूत मलेगढ़ की ओर चल दिया। दूत वह पत्र ले राजा अभयसेन के पास पहुंचा। राजन, कभी बहावलपुर के राजा जयव्रत ने हमारे साथ अन्याय किया था। उसी अन्याय को न्याय में बदलने के लिए हम आपके अंधे पुत्र के साथ अपनी पुत्री राजकुमारी कमलिनी का विवाह करना चाहते हैं। आशा है आपको यह संबंध स्वीकार होगा। राजा चंद्रकांत, नाहरगढ़। पत्र पढ़कर अभयसेन असमंजस में पड़ गया। नाहरगढ़ के राजा ने यह कैसा विचित्र पत्र भेजा है? वे कैसे अन्याय को न्याय में बदलना चाहते हैं? क्योंकि इस पत्र में महारानी रतनमाला के मैके और उनके पिता का जिक्र है, इसलिए इस पत्र को महारानी रतनमाला को दिखाना चाहिए। शायद वे इस पत्र का सार समझ सकें। पत्र लेकर अभयसेन उसी समय महारानी रतनमाला के पास पहुंचा और उसे वह पत्र दिखाया। पत्र की हस्तलिपि देखकर ही रतनमाला चौंक उठी। ओह, यह हस्तलिपि तो चंद्रकांत की है। तो क्या वह नाहरगढ़ का राजा बन गया है? उसकी अवस्था देख अभयसेन ने उससे कहा, महारानी, क्या बात है?
पत्र को देखते ही तुम किस सोच में पड़ गई? क्या मुझे इसका कारण नहीं बताओगी? महाराज, आज इस पत्र ने बरसों पूर्व की भूली बातों की याद ताजा कर दी है। तब रतनमाला ने बिना संकोच निष्पक्ष रूप से अभय सेन को अपने और चंद्रकांत के विषय में बताया। रतनमाला से सारी बात जानकर, महारानी, हमारे और तुम्हारे पिता ने सचमुच ही तुम्हारे और चंद्रकांत के साथ अन्याय किया था। अगर हमें तनिक भी इस बात का आभास होता तो हम तुम्हारे और चंद्रकांत के बीच कभी न आते। महाराज, जो बीत गई सो बीत गई। अब बताइए, आप चंद्रकांत के पत्र का क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देना है महारानी? विमल सेन की बारात धूमधाम से नाहरगढ़ की राजकुमारी कमलिनी को ब्याह कर लाएगी। सचमुच ही धूमधाम से अंधे राजकुमार विमल सेन की बारात नाहरगढ़ गई। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजकुमारी कमलिनी और राजकुमार विमल सेन का विवाह हो गया। बारात में ही चंद्रकांत का सामना बहावलपुर के वृद्ध राजा जयव्रत से हुआ। महाराज, पहचाना मुझे? हाँ, तुम्हें कौन नहीं पहचानेगा भला? तुम नाहरगढ़ के राजा और मेरे नाती विमल सेन के ससुर हो। महाराज, इसके अलावा भी मेरा एक परिचय और है। मैं उस सूर्यकांत का बेटा हूँ जिसे बरसों पूर्व आपने मौत के घाट उतार दिया था। तो तुम सूर्यकांत के बेटे चंद्रकांत हो? हाँ महाराज, मैं ही वह अभागा हूँ। आपने छल के द्वारा मुझे और रतनमाला को अलग कर दिया था, पर मैंने ऐसा नहीं किया महाराज। मैं सब कुछ जानते बूझते भी आपके अंधे नाती के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर रहा हूँ। ओह बेटे चंद्रकांत, मुझे और शर्मिंदा न करो। मैं वास्तव में ही तुम्हारा अपराधी हूँ। सचमुच जयव्रत की निगाह शर्म से झुक गई। विदाई से पहले चंद्रकांत ने वह पात्र कमलिनी को दिया जिसमें सर्पगंधा के पत्तों का रस भरा हुआ था। साथ ही एक पत्र भी दिया। बेटी, ससुराल में पहुंचने पर यह पात्र और यह पत्र अपनी सास रतनमाला को दे देना। जी पिताजी महाराज। मलेगढ़ पहुंचने पर कमलिनी ने ऐसा ही किया। पिता का दिया पात्र और पत्र जाकर रतनमाला को थमा दिया। रतनमाला, कमलिनी ने जो पात्र दिया है उस पात्र के तरल पदार्थ को विमल सेन की आंखों में डाल देना। ऐसा करने से उसकी आंखों में ज्योति आ जाएगी। चंद्रकांत। रतनमाला ने उसी समय पात्र का तरल पदार्थ विमल सेन की आंखों में डाल दिया। अगले ही पल, ओ माँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मुझे दिखाई देने लगा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। यह सुन रतनमाला खुशी से झूम उठी। विमल सेन की आंखों में ज्योति आ जाने और उसके विवाह होने की खुशी में पूरे 1 माह तक समारोह मनाए जाते रहे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।